नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड अपन वीडियो डालते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत मैं बात करूंगा जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं। इसके काफ़ी नाम सुने होंगे आप लोगों ने कि जैसे कि जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जैव गतिकी, बायोडायनेमिक आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। तो आज अपन इसकी विस्तृत बात करने वाले हैं। सर्वप्रथम मैं बता दूं आप लोगों को कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न ने किया था। इसके अलावा जो कि आपकी जैविक गतिकी या बायोडायनेमिक फार्मिंग की विचारधारा का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1924 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के दार्शनिक डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने किया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो कि आधुनिक जैविकी खेती का सिद्धांत या फिर जो आपके आधुनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिद्धांत सर अल्बर्ट हावर्ड ने दिया था। इसके अलावा अगर मुख्य बात करूं मैं कि आपको जैविक खेती करनी है या ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है या कैसे रसायन मुक्त आपको खेती करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास में जो भी आपका खेत हो कम से कम 2 या 3 वर्षों तक रसायन मुक्त रखने के बाद ही खेती का या फिर आप जैविक खेती कर सकते हो। क्योंकि अगर आप जैविक खेती की प्रामाणिकता लेते हो तो उसके लिए आपको 2 या 3 वर्षों तक रसायन मुक्त फील्ड को रखना पड़ता है। और ऐसे ही बात करें कि जो भी आपने पहले रसायनों का उपयोग किया था उसका धीरे धीरे प्रभाव है वो कम होता जाता है और 2 से 3 वर्षों के बाद में वह रसायन मुक्त हो जाती है। इसके अलावा मैं बात करूं हाल ही के अंतर्गत जो FAO जो रोम के अंतर्गत स्थित है उसके द्वारा जैव खेती की उपयोगिता समझते हुए वर्ष 2014 को मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडिया की, इसके अंतर्गत भी अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने हेतु आपके एक स्कीम चलाई गई थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसे कि MSCY की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 19 फरवरी 2015 को हुई थी, जिसका एक मुख्य स्लोगन था या उसका थीम थी तो वो आपकी थी स्वस्थ धरा खेत हरा। इसके अलावा मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जैव खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 को सिक्किम राज्य से की गई तथा 18 जनवरी 2016 को सिक्किम को पूर्ण कार्बनिक राज्य घोषित किया गया। तो अब बात करते हैं जैविक या जीवाश्म खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर। क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक मैन्योर की या ऑर्गेनिक खादों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जीवाश्म खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर का अभिप्राय उन प्राकृतिक पदार्थों से है जिनमें पशु पक्षियों का मल, मूत्र, पेड़ पौधे के सड़े गले अवशिष्ट पदार्थ, चारा घास आदि अवशेषों से मिलकर बना हुआ होता है। इनसे पोषक तत्वों का विघटन धीरे धीरे होता है, अतः इनका प्रभाव खेतों में 2 से 3 वर्ष तक बना रहता है। तो अपन ने जो भी यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक मैन्योर, इनका प्रभाव आपको खेतों के अंतर्गत 2 से 3 वर्षों तक देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का या ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करते हो अपने खेत में तो उससे मृदा की तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत सुधार देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं मृदा की अवस्थाओं की तो उसके अंतर्गत आपको चाहे भौतिक अवस्था हो, रासायनिक अवस्था हो या जैविक अवस्था हो, इन तीनों के अंतर्गत सुधार देखने को मिलता है अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करते हो तो। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं कि जो आपकी ऑर्गेनिक मैन्योर है या जैविक या जीवाश्म खाद होती है उसके अंतर्गत खाद, गौण व सूक्ष्म पोषक तत्व अच्छी मात्रा के अंतर्गत पाए जाते हैं। या मैं यह कहूँ कि जो जीवाश्म खाद्य होती हैं वह गौण व सूक्ष्म पोषक तत्वों की अच्छी स्रोत होती है। सामान्यतः आप लोगों ने देखा ही होगा कि भारत की मृदा के अंतर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों की या मृदा के अंतर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों की कितनी कमी पाई जाती है। इसके साथ साथ ही मैं बात करूं कि रसायन उर्वरकों के उपयोग के कारण मृदा में गौण व सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ रही है। क्योंकि ज़्यादातर अपन यूज़ करते हैं उसके अंतर्गत अपन मुख्यतः ही जो अपने प्राइमरी पोषक तत्व है इनका ही यूज़ करते हैं और जो आपके सोइल के अंतर्गत जो माइक्रो न्यूट्रेंट है या गौण पोषक तत्व है उनकी दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है। तो उनका मेंटेनेंस रखना भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा मैं बात करूँ हमारे देश में आज भी
47% मर्दाओं में जिंक की कमी पाई जाती है। तो यह सर्वाधिक आंकड़ा है कि जिंक अपने इंडिया के अंतर्गत सर्वाधिक जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनमें जिंक की कमी पाई जाती है। कितनी? 47% तक। अगर इसके अलावा मैं बात करूं आयरन की या लोहा की 11.5% तक इंडिया के अंतर्गत मर्दा में कमी पाई जाती है। इसके साथ साथ ही 4.8% कॉपर तथा 4% मर्दाओं में मैग्नीज की कमी पाई जाती है। इसके अलावा बात करते हैं अपन खादों की कि जीवाश्म खाद या जिसे कार्बनिक खाद कहते हो आप, तो ये कितने प्रकार की होती है? यह सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थूल खाद, जिसे कि आप बाहरी कार्बनिक खाद भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक होती है सांद्रित जीवाश्म खाद। इनके अंतर्गत मुख्य डिफरेंस क्या है, अपन उनकी भी बात करेंगे। जैसे कि बात करें पहले स्थूल खाद या स्थूल कार्बनिक खाद, ऐसे जीवाश्म खाद्यों से कार्बनिक पदार्थ या बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स की मात्रा अधिक व पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। अगर मैं साधारण भाषा के अंदर बात करूँ तो जो आपकी स्थूल कार्बनिक खाद्य होती है उसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है और जो आपके पोषक तत्व होते हैं उनके अंतर्गत कम पाया जाता है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करूँ या उदाहरण की बात करूँ, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, मानव मल, इसके अलावा चिड़िया की बीट या इसके अलावा गंदे नालों की खाद, मेली की खाद आदि क्या आती है आपकी स्थूल खादों के अंतर्गत इंक्लूड होती है। इसके साथ साथ ही आपकी आती है जो सांद्रित जीवाश्म खाद, जिससे कि सांद्रित जीवाश्म खादों के अंतर्गत ऐसे जीवाश्म खाद्य या कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है और पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो जैसे खलिया हो गई, हड्डी का चूरा हो गया, सूखा रक्त वगैरह हो गया और मछली की खाद्य हो गई। तो यह आपके सांद्रित खाद्यों के अंतर्गत यूज होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अपन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके अंतर्गत बात करेंगे कि मैन्योर या खाद्य कैसे तैयार करें। तो बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।